ओबेसिटी मैनेजमेंट केवल कैलोरीज का गेम नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी है। अगर आप बार बार डाइट करके छोड़ देते हैं, अगर वजन बार बार कम होके वापस आ रहा है, तो प्रॉब्लम प्लेट में नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। वेलकम टू डिकोड ओबेसिटी शेप योर स्टोरी। आज का टॉपिक है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड ओबेसिटी। जब हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, लाइफस्टाइल। लेकिन आपका सफर इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। आपका मन, आपकी फीलिंग्स और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इसका हिस्सा होते हैं। ओबेसिटी केवल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि इसके पीछे इमोशनल रीजंस भी हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। सो ओबेसिटी का जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम केवल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात नहीं कर सकते, उसके साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स यानी सामाजिक और मानसिक एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों का मिला जुला मिश्रण ही है जिसकी वजह से ओबेसिटी इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है। हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया किस तरह से हमारी बायोलॉजी यानी कि हमारे ब्रेन और गट हॉर्मोन्स की परेशानी की वजह से वजन बढ़ता है। पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन या जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, हमें जिस तरह से वो हीन महसूस करवाते हैं, कई बार लोग उस भावना को इंटरनलाइज कर लेते हैं और लो सेल्फ एस्टीम एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हो जाता है वजन बढ़ने का। ये लो सेल्फ एस्टीम की वजह से उनमें एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आने लगती है। उन्हें लगता है कि अब हम ये नहीं कर सकेंगे, हमसे डाइट नहीं हो पाएगा, हमसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। न सिर्फ ये, बल्कि वो खुद को छुपाने की कोशिश करने की वजह से बाहर एक्सरसाइज करने ही नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए, कम से कम 50% कहते हैं कि हमें बाहर जाके वॉक करने में शर्म आती है। तो शेम, गिल्ट, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारे एस्पेक्ट्स जो कि ओबेसिटी के सोशल रीजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हैं, वो आपके ट्रीटमेंट बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट करने लगते हैं। उससे इफेक्ट होने लगता है कि हम एक्सरसाइज के लिए मोटिवेटेड हैं कि नहीं, हम बेझिझक बाहर जाके एक्सरसाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। न सिर्फ ये हीन भावना और गिल्ट फिर हमारे ईटिंग चॉइसेस को भी इफेक्ट करने लगती है, हमारे स्लीप को भी इफेक्ट करने लगती है, जो अल्टीमेटली एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो हम ऐसा समझते हैं कि जब तक हम उसके इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, हम ओबेसिटी मैनेजमेंट पे पूरी तरह से कभी भी सफल नहीं हो सकते। सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल इफेक्ट ओबेसिटी का है डिप्रेशन। ओबेसिटी वाले कम से कम 50% लोगों में डिप्रेशन होता है, और जिनमें डिप्रेशन है उनमें कम से कम 50-55% लोगों में ओबेसिटी होती है। इसका मतलब ये एक बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। तो ओबेसिटी और डिप्रेशन हमें दोनों साथ साथ डील करने की जरूरत है अगर हमें ओबेसिटी मैनेजमेंट करना है। दूसरा एक एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जैसे कि बैरियाट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट्स में स्टडी हुई थी और उसमें देखा गया था कि कम से कम 10 में से एक व्यक्ति को सोशल एंजाइटी थी, यानी कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना चाहते थे, वो बाहर जाने से बचते थे। तो ये भी एक शेम और स्टिग्मा का साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ हद तक ये डायरेक्टली न्यूरो हार्मोनल और केमिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है ओबेसिटी के, बट डेफिनेटली देयर इज ऑल्सो अ सोशल एस्पेक्ट टू इट। तीसरा, स्ट्रेस और ओबेसिटी का बहुत गहरा संबंध है। न केवल स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी की वजह से भी स्ट्रेस होता है, तो अगेन ये बाय डायरेक्शनल है, बट स्ट्रेस अपने आप में डायरेक्टली ओबेसिटी का कारण होता है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ना। दूसरा, स्ट्रेस हमारे ईटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स ओबेसिटी का कारण भी होती हैं और उसका परिणाम भी होती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमें अपने ईटिंग बिहेवियर पे कंट्रोल छूट जाना, और जब ये एक हैबिट फॉर्मेशन मोड में आ जाता है, जैसे कि बिंज ईटिंग। बहुत सारे लोग थोड़े से समय में बहुत सारा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर वो सीवियर गिल्ट और शेम में चले जाते हैं। इसका रीजन ये है कि इन जनरल, क्योंकि एक लो सेल्फ एस्टीम की भावना है, उनमें एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग रहती है कि हमारा वजन नहीं कम हो रहा है, हम इतने समय से कोशिश कर रहे हैं,
तो हम खाना ही खा लेते हैं, या बिकॉज खाना खाने से उन्हें अच्छा फील होता है तो वो खाने को एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करने लगते हैं कि हमें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो कम से कम खाना खा के हमें अच्छा लगने लगे। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है ये एक लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन का साइड इफेक्ट होते हैं, या स्ट्रेस की वजह से लोग ऑयली फूड या हाईली पैलेटेबल फूड की तरफ जाने लगते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं अल्टीमेटली वजन और बढ़ाने लगते हैं। तो एक विशियस साइकिल है, क्योंकि वजन बढ़ रहा है स्ट्रेस बढ़ रहा है, और क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है हमारे खाने पीने का बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा स्लीप इम्पैक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। सो डिसऑर्डर्ड ईटिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कॉमन साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जो हम ओबेसिटी वाले लोगों में पाते हैं। इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगेन अलग अलग लेवल का ट्रीटमेंट है। जब हम बात करते हैं कि सोशल रीजंस इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स हमें इन जनरल सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं ओबेसिटी वाले लोगों में। इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अपने कहानियों में, हमारे मूवीज़ में किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं ओबेसिटी को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद इसके लिए कुछ हमें रूल्स और लॉज भी बनाने चाहिए ताकि जो ओबेसिटी स्टिग्मा और बायस को हम एड्रेस कर सकें। देखा गया है कि एक मजाक की तरह से देखा जाता है अक्सर मीडिया में ओबेसिटी को, तो इसको हमें सोसाइटल लेवल पे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम किस तरह से इस तरह की भावनाओं को एड्रेस कर सकते हैं, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैमिली और फ्रेंड्स ऑफ कोर्स हमेशा चाहते हैं कि व्यक्ति का भला हो। मतलब बहुत सारे ओबेसिटी वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स या स्पाउसेस, वो दो तरह का सपोर्ट होता है। एक सपोर्ट होता है जो गलतियां निकालता है कि तुम्हारा वजन ज्यादा है क्योंकि तुमने ज्यादा खाना खाया, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज नहीं की, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हो। ऑल्दो इंटेंशन अच्छा है, लेकिन इसका इफेक्ट ये होता है कि जो व्यक्ति है वो एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है या रिबेलियस मोड में चला जाते हैं बच्चे, और कुछ पॉजिटिव एफर्ट करने की बजाय वो और शाई अवे कर जाते हैं कि हमें करना ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे एक्सरसाइज पे, या हम खाने पीने की बातें नहीं मानेंगे। जो दूसरा अप्रोच है हमें अपना सपोर्ट दिखाने का, वो है एनकरेजिंग अप्रोच। जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं, वजन घटने में बहुत समय लगेगा। ऐसा मत करिए कि आपका वजन नहीं घटा इसलिए आपने कुछ नहीं किया। वजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन हर एफर्ट टुवर्ड्स दैट, मतलब अगर आज बच्चे ने अच्छे चॉइसेस रखे हैं खाने पीने के, उन्होंने सब्जी और फल ज़्यादा खाए हैं या बाहर खाना अवॉइड किया है, तो हर स्टेप को हमें एनकरेज करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन उनके वजन पे नहीं होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जिन फैमिलीज़ में बहुत वेट सेंट्रिक डिस्कशन, कन्वर्सेशन होता है, वहाँ वजन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो स्पेशली गर्ल्स में अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन वाले मोड में चले जाते हैं और वजन घटाना मुश्किल होने लगता है। जो हमारा डिस्कशन है वो केवल हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज पे होनी चाहिए, कि आज एक्सरसाइज करने नहीं गए, वजन डजंट मैटर, आप बाहर जा रहे हैं कि नहीं, साइकिलिंग कर रहे हैं कि नहीं, वॉक कर रहे हैं कि नहीं, डिस्कशन केवल उस पे रखिए, डिस्कशन केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे रखिए। ये फैमिली मेंबर्स और स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कई बार बहुत एंशियस हो जाते हैं वजन को लेके बच्चों के, और उनको काफ़ी टोकने लगते हैं या उनका वजन कई बार नापने लगते हैं। तो वेट लॉस फ्रेमिंग से हटिए, वेट लॉस पे डिस्कशन आप मिनिमम रखना चाहिए फैमिली में या क्लिनिक में। जो फोकस होना है वो हमारा कैसे हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जनरेट करें। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जनरेट करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग टेक्निक। जैसे देखा जाता है कि आजकल बच्चे या बड़े, हर कोई हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, और ये क्लासिक एग्जांपल है माइंडलेस ईटिंग या ऑटोमेटिक ईटिंग का। हम चलते फिरते खाना खाते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम खाने के चॉइसेस हमारे ठीक हैं कि नहीं, खाना हम इंजॉय ही नहीं करते। हमारे भागती दौड़ती जिंदगी में वो जस्ट एक रूटीन हैबिट में आ गया है। माइंडफुल ईटिंग एक बुद्धिस्ट अप्रोच है जिसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट मोटा मोटा ये कहती है कि जब भी हम खाना खाएं, खाने की प्लेट, पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि वो खाना हमारी प्लेट में आया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड जरूरी है कि खाना फार्म से आया है, जिन लोगों ने हमारे तक वो खाना पहुंचाया है। इसलिए ऐसे वर्ड्स का यूज करना कि ये जंक फूड है या ये हेल्दी फूड है, दैट इज नॉट अ गुड टर्मिनोलॉजी। खाना जो है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट या विथ ग्रैटिट्यूड ही हमें खाना चाहिए।
जब हम प्लेट को ठीक से सजा के खाते हैं तो उसमें एक इंटेंशन आ जाता है। हम देखते हैं कि हमने प्लेट में सही चीजें रखी हैं कि नहीं, फ्रूट्स और सब्जियां ज्यादा रखी हैं कि नहीं। उस खाने को हम सारे सेंसेस से एंजॉय करें, विजुअली, स्मेल, टेक्सचर। जब हम खाना अच्छे से एंजॉय करके खाते हैं तो हमें अच्छी सेटाइटी मिलती है, और वो हमें ओवर ईटिंग या रॉन्ग चॉइसेस से बचाती है। वो हमें उस गिल्ट ट्रिप में नहीं जाने देती कि आज हमने अच्छा नहीं खाया, आज हमने ज्यादा खा लिया, आज हमने कम खा लिया। और जब हमारा खाना पेट 80% भर जाए तो फिर हम उस समय रुक जाएं। तो वो सिग्नल्स को समझना, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हंगर और फुलनेस की फीलिंग्स ही आजकल समझना भूल गए हैं। तो जब हम ओबेसिटी मैनेजमेंट शुरू करते हैं, उन्हें एक हफ्ते का फूड डायरी भरवाते हैं। उसमें केवल एक ही उन्हें चीज करनी होती है कि जो भी खाना खाया वो क्यों खाया, क्या उस समय भूख लग रही थी, व्हाट वाज द रीजन। तो तब लोग समझते हैं कि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि उन्हें कब भूख लग रही है। भूख का सिग्नल वो समझना भूल गए हैं। खाना कितना पसंद आया, दैट इज सम सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हम रखते हैं कि खाने से आपको कितनी सटाइटी मिली, क्या वो खुशबू अच्छी थी, खाने का टेक्सचर अच्छा था, क्या फ्रेशली कुक था कि नहीं। अगेन क्योंकि हम बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड या बाहर से ऑर्डर करने लगे हैं, ये वाले एस्पेक्ट्स जो कुकिंग वाला प्रोसेस है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो अब धीरे धीरे हमारी दिनचर्या से बाहर जाने लगा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं माइंडफुल ईटिंग के, जो हमारी खाने की हैबिट्स में काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं थ्रू वर्किंग ऑन आवर माइंडसेट एंड आवर इमोशंस। दूसरा एस्पेक्ट है एक्सरसाइज का। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वहां भी हमारे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हर ज्यादातर लोगों का रहता है कि अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, 1 महीने बाद करने वाले, या हम जिम की मेंबरशिप लेने वाले हैं, हम 1 घंटा एक्सरसाइज करने वाले। तो वो काफी एम्बिशियस अपने गोल्स रखते हैं, लेकिन उसमें एफर्ट बहुत लगता है और वो प्रोकास्टिनेशन मोड में चले जाते हैं। वो शुरू करना बड़ा मुश्किल होने लगता है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट टिप है जो बहुत सारे स्टडीज से आया है, वो ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करिए। शुरुआत में वो इतना सिंपल हो कि वो भारी लगे ही ना। आप केवल 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करिए, केवल 10 मिनट वॉक से शुरू करिए, ना केवल नॉट इवन 10 मिनट्स। अगर आप हर 1 घंटे में 1 मिनट की एक्सरसाइज करें तो दिन भर में आपके कितने सारे मिनट हो जाएंगे। इवन दैट वर्क्स। सो शुरू में अपने गोल्स इतने सिंपल रखिए, इतने रियलिस्टिक रखिए कि उसको शुरू करने में आपका दिमाग ज्यादा आलस ना करे। तो एक्सरसाइज और मोटिवेशन भी 2 वे हैं कि जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हैं, पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खड़े होके चलते हैं, तो ही आप मोटिवेटेड फील करते हैं। आप बिस्तर में लेटे लेटे मोटिवेशन नहीं आएगा। इसका मतलब शुरू के 1-2 मिनट जो एक्सरसाइज है वो आपको पुश करना पड़ेगा खुद को, लेकिन केवल उतना ही। अपने दिमाग को समझाइए कि केवल 2 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, बाकी वो आगे अपने आप मोटिवेशन जो डेवलप होगा, देन दैट विल गो इनटू अ फ्लो। सो एक्सरसाइज का तरीका ये है कि स्लो शुरू करें, पर एक कमिटमेंट रखें कि अगर आपने सोचा है कि चलो मैं रोज 5 मिनट वॉक करूंगा, दैट मीन्स कैसा भी मौसम हो, कैसा भी वेदर हो, आपको सुबह जो भी टाइम आपने सेट किया है उस समय उठ के 5 मिनट वॉक करके आना ही आना है। तो कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो रैदर देन वेरी एम्बिशियस गोल, रियलिस्टिक गोल रखिए, लेकिन सस्टेनेबल कमिटमेंट के साथ कि हर दिन वो चीज करेंगे। और वही चीज जब आप हर दिन करते हैं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको उसका शरीर पे इम्पैक्ट दिखने लगेगा, एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है, इवन स्मॉल स्टेप्स ऑफ एक्सरसाइज का। तो ये सब सिंपल मेजर्स हैं जो हम साइकोलॉजिकल स्टडीज के द्वारा जानते हैं, हमारे बिहेवियर के बारे में समझते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं तो केवल हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा माइंड हमारे साथ खेल खेलता है और हम उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फेवर में। ये साइको सोशल एस्पेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्पेशली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ज़रूरी है जानना, वो ये कि जिन व्यक्तियों में ओबेसिटी है वो हेल्थ केयर अप्रोच करने से घबराते हैं, शर्माते हैं। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द हेल्थ केयर सिस्टम जो स्टार्ट होता है कि वहाँ पे उनको किस तरह की कुर्सियों में बैठाया गया, किस तरह से वजन लिया गया, छोटी छोटी चीजें हैं। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर इन जनरल देखा गया है कि जिनमें ओबेसिटी है, न केवल वजन घटाने के लिए, किसी भी और बीमारी के लिए वो नहीं जाते हैं डॉक्टर्स के पास। और ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि उनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी नॉर्मल वेट लोगों के मुकाबले काफी हाई है। तो अगर ओबेसिटी है और उनको चेस्ट पेन हो रहा है तो उनका अप्रोच टू हेल्थ केयर थोड़ा डिलेड हो जाता है। कोविड वाले एक सिचुएशन में भी यही देखा गया। तो ओबेसिटी का जो इम्पैक्ट है मोर्टेलिटी में
एक तो डायरेक्ट है थ्रू इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रीजन विच इज एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिसपे हमें गंभीर तरह से सोचने की जरूरत है। जब हम वजन कम करने के मैसेज को रिप्लेस करते हैं, अपने शरीर और अपने मन का ख्याल रखें, यानी कि वेट लॉस से मूव करके हम सेल्फ केयर की जर्नी जब करते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।